हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। हिंदी व्याकरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है समास। समास हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको एचपी पुलिस एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फर्स्ट है प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है प्रतिदिन में। जिन शब्दों का आरंभ प्रति, यथा, निर, भर, प्र, आ और अन से होता है उन शब्दों में अव्ययीभाव समास होता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आजीवन, आजीवन, भरपेट, प्रत्येक, यथाशक्ति। इन सभी शब्दों का आरंभ जो है यहाँ पे यथा से है, आ से है, भर से है, प्र से है, प्रति से है। तो जिन शब्दों का आरंभ जो है इनसे होगा प्रति, आ, भर, प्र, यथा, निर या अन से, वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। या जहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, जैसे धीरे धीरे, जैसे शब्द जब आमने सामने होंगे, जैसे रातों रात, तो वहाँ पे भी अव्ययीभाव समास होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त में है तत्पुरुष समास। जब किसी शब्द का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो, वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। कारक चिन्ह क्या होते हैं? ये कारक चिन्ह है, इनकी संख्या 8 होती है। 8th है संबोधन, हेयर है। इनसे रिलेटेड अलग से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और समास के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो कारक हैं, लेकिन समास में केवल 6 का ही यूज़ होता है। फर्स्ट और लास्ट का यूज़ तत्पुरुष समास में नहीं होता। जब हम किसी शब्द का विग्रह करते हैं तो उसमें को, से, के लिए, का, के, की या में पर आए तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त आएगा। जब को शब्द आएगा तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। जैसे पथभ्रष्ट, तो पथभ्रष्ट अगर कोई शब्द दिया है, हम कैसे बोलेंगे कि वो पथ से भ्रष्ट हो गया है। पथ से शब्द आ रहा है, वहाँ पे तत्पुरुष समास है। या फिर जैसे देशभक्त, देशभक्ति, देशभक्ति को हम किस तरह बोलेंगे कि देश के लिए भक्ति। के लिए शब्द जब बीच में आ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे तत्पुरुष समास है। जब किसी शब्द का विग्रह करने पर को, से, के लिए, का, के, की या में पर आए, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। कारक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक में है कर्मधारय समास। जब किसी शब्द का प्रथम पद दूसरे की विशेषता बताता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जैसे युवक की विशेषता बताई जा रही है कि वो नया है। या फिर जैसे चंद्रमुख, तो मुख की विशेषता बताई जा रही है कि वो चंद्रमा के समान है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा, जहाँ पे प्रथम पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताएगा। या फिर जब हम इनका विग्रह करते हैं तो है जो या के समान शब्द आए, वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। जैसे इसका विग्रह चंद्रमुख का अगर हम विग्रह करें तो क्या आएगा? चंद्रमा के समान मुख। के समान जो है विग्रह करने पर आ रहा है। या जैसे महादेव, महादेव का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? महान है जो देव। जब विग्रह करने पर है जो या के समान आए, या फिर प्रथम पद जो है दूसरे की विशेषता होता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। ओके, नेक्स्ट है भाई बहन में कौन सा समास है? जहाँ विग्रह करने पर और या आए, वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। या फिर इनके बीच में जहाँ योजक लगा हो, जैसे भाई बहन, पाप पुण्य, रात दिन, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ओके, नेक्स्ट है पंचानन में कौन सा समास है? द्विगु समास है पंचानन में। जहाँ संख्या की बात होगी वहाँ द्विगु समास होगा। जैसे यहाँ पंचानन, पंच मतलब 5, या फिर दोपहर, जहाँ भी संख्या की बात होगी वहाँ पे द्विगु समास होगा। नेक्स्ट है श्वेतांबरा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। जब किसी शब्द के दोनों पद जो हैं किसी और की ओर इशारा करते हैं, किसी तीसरी चीज़ की ओर इशारा करते हैं, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है।
जब दोनों पद मिलकर जो है किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करेंगे वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। जैसे श्वेतांबरा, श्वेतांबरा का मतलब क्या है? श्वेत है अंबर, जिसका मतलब सरस्वती, श्वेतांबरा बोला जाता है सरस्वती को। या फिर जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका यानी कि भगवान शिव। बहुव्रीहि समास में मैक्सिमम जो है देवताओं के नाम आते हैं, जैसे नीलकंठ, श्वेतांबरा या फिर लंबोदर। लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका, यानी कि गणेश की बात हो रही है। या फिर जल्स यानी कि जल में है जो, मतलब कमल। ये जो है ये बहुव्रीहि समास है। ओके, नेक्स्ट है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद देखेंगे हम। गिरीश, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरी जमा ईस। मैंने पहले ही बताया है, जब बड़ी ई की मात्रा किसी शब्द में लगी होगी तो संधि विच्छेद करने पर हमेशा ही छोटी ई की मात्रा लगती है। तो जहाँ छोटी ई की मात्रा, जहाँ बड़ी ई की मात्रा लगी है तो संधि विच्छेद करके वहाँ छोटी ई की मात्रा ही होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरी जमा ईस। लघु उर्मी, लघु जमा उर्मी। ओके, नेक्स्ट है देवालय। देवालय का होगा देव जमा आलय। नरेंद्र, नर जमा इंद्र। ओके, नेक्स्ट है सूर्योदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य जमा उदय। और महोदय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, महा जमा उदय। नेक्स्ट है एक एक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, एक प्लस एक। नेक्स्ट है अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, अति जमा आवश्यक। ओके, नेक्स्ट है महर्षि, महा जमा ऋषि। गायक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गै जमा अक। या इस तरह से और भी हैं, जैसे पवन, पवन का क्या होगा? पौ जमा अन। इस तरह से नयन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नयन, नयन का क्या होगा? ने जमा अन। या फिर इसके साथ ही भवन, भवन का क्या होगा? भौ जमा अन। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गायक। नेक्स्ट है भानुदय का होगा भानु जमा उदय। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, विद्या जमा अर्थी। नेक्स्ट है सद्गुण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सद्गुण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत जमा गुण। जब त के बाद जो है किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आता है तो उसका क्या बन जाता है? उसका द बन जाता है। त के बाद क्योंकि ग दिया है और ग जो है ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है, क, ख और ग। जब त के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा तो उसका द बन जाता है। तो यहाँ द दिया गया है तो इसका होगा सत जमा गुण। नेक्स्ट है पुरस्कार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जब बीच में आधा स होगा तो वह वहाँ पे विसर्ग संधि होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर जमा कार। जब भी बीच में किसी शब्द के आधा स होगा वहाँ पे विसर्ग लगेगी। या फिर जैसे मान लीजिए मनोरथ, मनोरथ भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मन जमा, इसमें भी विसर्ग लगेगी, जमा रथ, ये विसर्ग संधि है। और इसके साथ ही जैसे निश्चल, निश्चल, नि जमा छल। जब बीच में श आएगा या आधा स आएगा तो वहाँ पे विसर्ग संधि होगी। ओके, नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उन्नति, उन्नति किस तरह से लिखा जाता है? शुद्ध शब्द हमने चुनना है, उन्नति। नेक्स्ट है दुर्गम, उसके बाद है अन्वेषण, अधपतन, इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट है अपकीर्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 27। कवित्री, युधिष्ठिर, ज्योत्सना, ज्योत्सना का होगा बी पार्ट राइट। मुमुक्षु, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक, पूजनीय और
पुनरुक्ति, इसका ए पार्ट राइट होगा। ओके, नेक्स्ट है विशेषण। विशेषण भी हमने पहले डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है? मैंने पहले भी ये बताया हुआ है कि जब संख्या के साथ मापने वाली चीज़ें या तोलने वाली चीज़ों की बात होगी वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होगा। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। जब संख्या के साथ मापने वाली चीज़ें होंगी या तोलने वाली चीज़ें होंगी वहाँ पे परिमाणवाचक होगा। अब यहाँ पूछा गया है कि अनिश्चित परिमाणवाचक है या निश्चित। जब संख्या निश्चित होगी तो वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक होगा, संख्या निश्चित नहीं होगी। जैसे यहाँ दिया है राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, ये निश्चित है, 4 किलो लेके आया। अगर यहाँ पे लिखा होता कि थोड़ा आटा लाया, राम बाजार से थोड़ा आटा लाया, तो वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक होता, क्योंकि वहाँ संख्या नहीं दी गई होती। लेकिन यहाँ संख्या दी गई है तो ये होगा निश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट है यह लड़का बहुत होशियार है। रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? जब कभी किसी वाक्य में यह वह या ऐसा वैसा यह वह शब्द जब आएंगे तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। 2 आपको क्लियर हो गए। एक संख्या के साथ जब मापने वाली चीज़ें होंगी या तोलने वाली तो परिमाणवाचक होगा, और जब यह वह ऐसा वैसा शब्द होंगे किसी वाक्य में वहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। क्योंकि यहाँ दिया गया है यह लड़का बहुत होशियार है, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण बताना है कौन सा नहीं है। पहला है काला, रंग की बात हो रही है, जहाँ रंग की बात होगी वहाँ गुणवाचक विशेषण होगा। लंबा यानी कि किसकी बात हो रही है? लंबा आकार की बात हो रही है, तो यहाँ ये भी गुणवाचक विशेषण है। युवा, अवस्था की बात हो रही है, ये भी गुणवाचक विशेषण है। लेकिन 50 ये संख्या की बात है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। जहाँ संख्या की बात होगी वहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। ओके, नेक्स्ट है मानव शब्द से विशेषण बनेगा मानवीय, आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरणीय। ओके, नेक्स्ट है कौवा मीठे फल खाता है। वाक्य में मीठे शब्द का पद परिचय बताइए। मीठे शब्द में कौन सा विशेषण है हमने बताना है। यहाँ पे इस वाक्य में ना ही कोई संख्या है, तो ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है। जहाँ केवल अकेली संख्या की बात होगी वहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक, जहाँ संख्या के साथ मापने तोलने की बात होगी वहाँ परिमाणवाचक होगा, तो यहाँ कोई मापने तोलने की बात नहीं हो रही है। सार्वनामिक, जब यह वह और ऐसा वैसा शब्द होंगे वहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा, तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है। लेकिन जहाँ गुण की बात होगी, रंग की बात होगी, आकार की, अवस्था की, वहाँ गुणवाचक विशेषण होगा। क्योंकि यहाँ मीठे फल की बात हो रही है, गुण की बात हो रही है, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण है। ओके, नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? घोड़ा, गंगा, सभा या बुढ़ापा। गंगा जो है ये प्रॉपर नाम है नदी का, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की बात होगी तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। सभा, समूह की बात हो रही है तो समूहवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा जो है अवस्था की बात होगी, जहाँ अवस्था की बात होगी और फीलिंग की बात होगी वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी। संज्ञा जो है 5 भेद है। भाववाचक संज्ञा, जहाँ पे अवस्था की बात होगी और फीलिंग की बात होगी वहाँ भाववाचक संज्ञा होगी। जहाँ समूह की बात होगी वहाँ समूहवाचक संज्ञा होगी। जहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की बात होगी वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो यहाँ गंगा जो है प्रॉपर नाम है नदी का, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगर द्रव्यवाचक संज्ञा की मैं बात करूँ तो जहाँ पे धातुओं की बात होगी या मापने तोलने की बात होगी वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है घोड़ा। घोड़ा जो है अपनी संपूर्ण जाति को के बारे में यहाँ बता रहा है, तो घोड़ा जो है क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है हरियाली है। हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा है। हरियाली ना तो जातिवाचक संज्ञा है, ना ही व्यक्तिवाचक और ना ही द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, नेक्स्ट है घी कौन सी संज्ञा है? घी, मापने तोलने वाली चीज़ें जहाँ होंगी वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? मिठास,
कुछ जब हम खाते हैं कोई मीठी चीज़ तो वो हम फील करते हैं। जहाँ फीलिंग की बात होगी, अवस्था की बात होगी, वहाँ भाववाचक संज्ञा होगी। यमुना नदी का प्रॉपर नेम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जहाँ भाव की बात होगी और अवस्था की बात होगी वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी। तो बचपन अवस्था की बात है, यहाँ भाववाचक संज्ञा है। लेकिन पहाड़ जो है वो संपूर्ण जाति की बात है। पहाड़ जो है किसी को भी हम पहाड़ बोल सकते हैं, ये नहीं है कि किसी एक चीज़ का नाम पहाड़ है। तो संपूर्ण जाति को जो है पहाड़ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहाड़ जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ओके, नेक्स्ट है मैं खाना अपने आप बना लूँगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जब स्वयं की बात होगी, किसी वाक्य में खुद की बात होगी, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं खाना अपने आप मतलब मैं स्वयं खाना बना लूँगा, जहाँ स्वयं की बात होगी, खुद की बात होगी, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक जहाँ कौन, क्या, कहाँ, जहाँ प्रश्न किया होगा वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ यह, वह, ये वे शब्द होंगे वाक्य में, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक सर्वनाम जहाँ जो, सो या जिसकी, उसकी शब्द होंगे वाक्य में, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और बात करूँ मैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, जहाँ पे कोई या कुछ शब्द होंगे वाक्य में, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विलोम शब्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी। फर्स्ट है अत का होगा इति, आर्द्र का शुष्क, अवनि का अंबर, अधितयका का उपतयका, अनाथ का सनाथ, अतरंग का बहिरंग, आरोह का होगा अवरोह, अनिवार्य का ऐच्छिक, अर्वाचीन का होगा प्राचीन, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आगामी का गत और अंगीकार का अस्वीकार। ओके, नेक्स्ट है अवनत का होगा उन्नत, अर्थी का प्रत्यार्थी, आहार का निराहार, आमिष का निरामिष, अगम का सुगम, अवनति का उन्नति और उद्यमी का आलसी। उत्कर्ष का अपकर्ष मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उदार का अनुदान, चपल का गंभीर, गौरव का लाघव, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गहरा का छिछला, घरेलू का बनेला और प्रत्यक्ष का परोक्ष। ओके, नेक्स्ट है यथार्थ का कल्पित, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यथार्थ का कल्पित, विपुल का नयून, स्थावर का जंगम और समास का व्यास। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी। सिर से पैर तक क्या होता है? अपाद मस्तक। जातियों के बीच का अंतर जातीय, जो कानून के विरुद्ध है अवैध, व्यर्थ ना जाने वाला अमोघ, जो एक ईश्वर की सत्ता को मानता हो अद्वितीयवादी, शीघ्र कविता करने वाला आशु कवि। ओके, नेक्स्ट है जमीन फाड़कर पैदा होने वाला उद्भिज, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। अभियुक्त, जो रचना किसी अन्य भाषा का अनुवाद हो। अनुदित, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। करने की इच्छा चिकर्षा और पेट की आग जठरानल, जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो पृथ्वी से संबंध है पार्थिव। ओके, नेक्स्ट है लेख की नकल प्रतिलिपि, खाने की इच्छा बुभुक्षा, जो मृत्यु के मुख में जाने को हो। मुमूर्ष और मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही एक और है व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता। व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता क्या कहलाता है? व्याकरण। फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।